हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव वर्मा, वरिष्ठ नेता बीजेपी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि विपक्ष का आरोप है कि बजट झूठ का पुलिंदा है, विभाजनकारी है, और विपक्ष का ये भी कहना है कि रोजगार के लिए, कोई रोजगार सृजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उन 500 कंपनियां वो कौन सी हैं जिनमें इंटर्नशिप कराई जाएगी? इंटर्नशिप के बाद उनको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी कौन लेगा? और साथ ही साथ बिहार और आंध्र प्रदेश को जो स्पेशल पैकेज दिया गया है, उस पर भी विपक्ष ने तीखे सवाल उठाए हैं कि अन्य राज्यों के साथ अनदेखी क्यों की गई है। आपका क्या मानना है? देखिए रमन जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं सारी बातों का जवाब देता हूँ। हाँ, पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से 19 अप्रैल के बाद में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है, या यूं कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया विंग है, वो कहीं ना कहीं क्रैश कर गया है। और विपक्ष जिस तरीके से आज की तारीख में, या यूं कहें कि 19 अप्रैल के बाद में जिस तरीके से विपक्ष भरमाने में कामयाब हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उससे कोसों दूर है। क्योंकि राजनीति का जो खेल होता है रमन जी, वो केवल भरमाने का और समझाने का खेल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समझा नहीं पा रही। जिस तरीके से अगर बजट की बात करें तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि बजट से पूर्णतया संतुष्ट अगर कहेंगे तो मुझे भी संतुष्टि नहीं होती है। मुझे भी इस बजट के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन विपक्ष अगर मेरे हिसाब से या तो अध्ययन करे और जनता का भला करना चाहता है, तो जो मैं बता रहा हूं उस टाइप के जो गहराई वाले मुद्दे हैं उनको उठाए, तो कहीं ना कहीं सरकार उसके ऊपर सोचे। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है, जब तक सकारात्मक आप बात करेंगे तब तो हो सकता है सरकार के कानों पे जू रहेंगे, अगर नकारात्मक बात करते रहेंगे तो सरकार भी ढीठ बनी रहती है। पहली बात, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भेदभाव वाला बजट है, पहले उसका जवाब ले लीजिए। और मेरे को इस चीज के बड़ी आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार मंडल है, भारतीय जनता पार्टी के जो वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, सोशल मीडिया है, वो कहां एग्जिस्ट कर रही है, मेरे को चीज समझ में नहीं आई। 2 दिन से जब से ये बजट पेश हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी समर्थित कम से कम 10 लोगों का मेरे पास फोन आ गया। और वो किस लिए? वो कह रहे हैं जी सेना का बजट कम कर दिया। विपक्ष कह रहा है कि सेना का बजट घटा दिया इस सरकार ने, और ये तो देशभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। सुनकर के रमन जी मेरे को भी बड़ा आघात लगा, लेकिन जब मैंने उसका विस्तृत उसकी जानकारी ली, तो आपकी जानकारी में मैं बताऊं कि सेना के लिए इस बार भी सरकार ने 6,22,000 करोड़ का बजट आवंटन किया है, जो पिछली बार से 4.17% ज्यादा है। तो कहने का तात्पर्य कहीं ना कहीं विपक्ष का जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है भारतीय जनता पार्टी से इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो रखी है कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोग भी उस प्रोपेगेंडा मशीनरी के फेर में आ जाते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर 65 से 70% पब्लिक ऐसी है कि उनको अगर कोई कहेगा कौवा तुम्हारा कान ले गया, तो वो अपने कान को नहीं संभालते, वो कौवे के पीछे दौड़ना चालू करते हैं। अब जो भेदभाव वाली बात है, थोड़ा सा मैं इस पे आपकी नजर डलवाना चाहता हूं। छोटा सा मैंने रिकॉर्ड निकाला है और वो पूरा डेटा है। देखिए, इस बार बजट के अंदर राजस्थान को 75,000 करोड़ रुपए की जो आवंटन हुए, यानी कि परियोजनाएं। ये डायरेक्ट पैसा किसी को नहीं मिलता, परियोजनाएं और उन राज्यों के लिए विशेष जो योजनाएं होती है उनके तहत। तो राजस्थान 75,000 करोड़ रुपए। पहले नंबर पे जो आता है वो आता है उत्तर प्रदेश, जिसको 2,32,000 करोड़ रुपए का समझ लो बजट आवंटन हुआ है। दूसरे नंबर पे बिहार आता है, जिसको 85,000 करोड़ रुपए। तीसरे नंबर पे एमपी, चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल, और 5वें नंबर पे महाराष्ट्र, 6ठे नंबर के ऊपर आंध्र प्रदेश, 9वें नंबर पे कांग्रेस शासित कर्नाटक, जिसको भी 45,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मिली है। गुजरात को 2,000 करोड़ रुपए कम मिला है कर्नाटक से, ये भी समझ के चलिए। और इसी सूची के अंदर गुजरात 11वें नंबर पे है, जबकि दिल्ली और पुडुचेरी को 52,000 करोड़ रुपए मिलाकर के मिला है। और आंध्र और तेलंगाना को मिलाकर के 1,68,000, आंध्र और बिहार को मिलाकर के 1,68,000 करोड़ रुपए मिला। जबकि तो कहने का तात्पर्य यह है कि तमाम राज्यों को उनकी जरूरतों के हिसाब से, उनका जो विकास है उसके हिसाब से सरकार ने इस बजट में आवंटन दिया है, जिसके अंदर आप ये नहीं कह सकते। जैसे मैंने बोला, महाराष्ट्र को भी 70,000 करोड़ रुपए दिया, लेकिन वहां कोई चर्चा नहीं। केवल क्या हुआ, वित्त मंत्री संसद में इन राज्यों का नाम नहीं ले पाई, और उसका इन्होंने इस तरीके का बना दिया। लेकिन यहां पे जो मैं कह रहा था कि बजट से संतुष्टि मुझे भी नहीं है, उसका कारण ये है, देखिए
निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर मैं असमानता मानता हूं। जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी या सरकार या इनके प्रवक्ता सुने तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस भारतीय जनता जो सरकार किसानों को 4 महीने से 2,000 रुपए दे करके ये कहती है कि हम इन किसानों का भला कर रहे हैं, इनको समृद्धशाली बना रहे हैं, इनकी गरीबी दूर करने का काम कर रहे हैं, उन्हीं किसानों के खुरपी पे, फावड़े पे, गैती पे, जो खेत के अंदर कस्सी चलाता है उसके ऊपर सरकार 12% जीएसटी लेती है। उसी किसान के ट्रैक्टर पार्ट्स पे जिससे वो बिजाई और कटाई करता है अपने खेत में, उस ट्रैक्टर पार्ट्स के, उस ट्रैक्टर के सामान के ऊपर सरकार 18 और 28% टैक्स लेती है। मेरे को ये जो जिसको कहते हैं असमानता मुझे समझ नहीं आती कि जब आपको यह लगता है कि एक किसान को 6,000 रुपए एक साल में देने से समृद्धशाली हो जाएगा, क्या वो किसान 28% टैक्स देने योग्य समझते हैं आप उसको? यानी कि एक तरफ आप उससे टैक्स के रूप में साल में 40,000 रुपए निकाल लेते हैं और दूसरी तरफ आप उसको 6,000 दे करके कह रहे हैं हम आपको राहत दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मुद्रा योजना कहें या खुदरा योजना कहें, उसके अंदर भी देखिए कितनी असमानता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पहले मुद्रा योजना की स्कीम थी वो थी 40,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक, जिसको अब बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया। लेकिन रमन जी आप ये देखिए, सरकार की नीति और नियत मुझे समझ में नहीं आती। अगर आज कोई एक व्यक्ति दुकान खोलता है और उस दुकान के अंदर 50 लाख रुपए का स्टॉक भरता है, तो सबसे पहले वो 50 लाख रुपए का तो सामान खरीदेगा, दुकानदारों को पेमेंट करेगा जिनसे माल खरीदेगा, और 9 लाख रुपए 18% टैक्स के हिसाब से वो सरकार को जमा करा देगा। यानी कि सामान खरीदा 50 लाख का और उसकी जेब से लगे 59 लाख रुपए, और सरकार उसको 2 लाख रुपए का मुद्रा लोन देकर के कहेगी हम तेरे को व्यापार बढ़ाने के अंदर सहयोग कर रहे हैं। अरे भाई सहयोग कहां कर रहे हो? 9 लाख रुपए का खून तो आप पहले उतार चुके हो उनका। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यही व्यवस्था जब वैट व्यवस्था में हुआ करती तो उस टाइम क्या है, टैक्स रिफंड का सिस्टम था, जो आज की तारीख में नहीं है। आज की तारीख में टैक्स इनपुट क्रेडिट का सिस्टम तो है लेकिन रिफंड का सिस्टम नहीं है। मेरा सामान जब तक नहीं बिकेगा तब तक वो टैक्स मेरा सरकार में जमा रहेगा। जिस दिन मेरा सामान बिकेगा 6 महीने बाद में, 8 महीने बाद में, तब मैं उस सामान का टैक्स इनपुट क्रेडिट लूंगा। तो कहने का तात्पर्य ऐसी 1000 असमानता मैं गिना सकता हूं। लेकिन समस्या क्या है कि देश का दुर्भाग्य, इस देश की जनता का दुर्भाग्य ये है कि जो विपक्ष को ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए जो आम जनता से जुड़े हुए हैं जी, तो कहीं ना कहीं जनता का भला भी हो, सरकार भी उस चीज के ऊपर कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर हो, जनता को भी उससे लाभ मिले। लेकिन केवल और केवल देखिए सरकारें तो जो करती हैं वो तो हमें पता है। सरकारें तो एक हिसाब से समझ लीजिए, अभी अगर हम वर्तमान बजट की बात करें तो सरकार ने जिस तरीके से लोअर कैटेगरी को दिया और अपर कैटेगरी अपने हिसाब से पॉलिसियां बना लेती है, क्योंकि उनको बनवा लेती है, क्योंकि उनकी जो पहुंच है वो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक तक होती है। जो मीडियम क्लास 8 करोड़ इनकम टैक्स एसएससी है रमन जी, जिसमें से 5 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं, सरकार लगातार उन्हीं के ऊपर दबाव बनाती है। नया रिजीम, पुराना रिजीम, पता नहीं क्या क्या रिजीम ला करके उन्हीं के साथ सरकार प्रयोग करती रहती है। अरे भाई थोड़ा सा आप उनको भी सोचिए, जो सदा डट करके आपके साथ खड़ा रहा है पर हर परिस्थिति के अंदर देश की अर्थव्यवस्था को, और सबसे बुरी मार जो पड़ती है वो असंगठित क्षेत्र को। आपको मैं बताऊं, आज तक देश के स्वतंत्र इतिहास के अंदर जितने भी रिसेशन आए, पूरे विश्व की अच्छी से अच्छी अर्थव्यवस्थाएं हिल गई, समझ लीजिए कोलैप्स की स्थिति में आ गई, लेकिन भारत डट करके खड़ा रहा। उसके पीछे केवल और केवल यहाँ जो 80% जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लघु और मध्यम वर्गीय जो व्यापारी हैं या उद्यमी हैं, उनके द्वारा, यानी कि वो रीढ़ की हड्डी है, लेकिन सरकार उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। सरकार कॉर्पोरेट का तो इनकम टैक्स घटा करके 25% कर सकती है, लेकिन कोई एक प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, या कोई इस तरीके को जो नॉन कॉर्पोरेट की जो कोई जिसको कहते हैं एमएसएमई है, उसको तो 30% का टैक्स लगेगा। ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। जबकि तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई के अंदर, ये जो राम की बात करने वाली सरकार है, मैं इसके लिए कह रहा हूं कि उन्होंने राम राज्य का बजट के मामले में राम राज्य का उद्धृत कर रखा। राम राज्य में कैसा बजट होना चाहिए कि बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे ना कोई। यानी कि जब बारिश होती है तो सबको खुशी होती है, लेकिन जब कर उठाया जाए तो किसी को महसूस नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे यहां से कर गया है। तो बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे ना कोई, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो हो। यानी कि ऐसा राजा सूर्य के समान होना चाहिए जो हर जगह से जब कर उठाए तो किसी को महसूस ना हो, और जब उसी कर को चारों तरफ बरसाए तो सारे के सारे लोग प्रसन्न मुद्रा में हो। लेकिन आज की तारीख में हो क्या रहा है,
5 करोड़ लोग कमाने वाले, सरकार का खजाना भरने वाले, और 100 करोड़ को सरकार बैठा करके खिलाने, यानी कि उनको एक हिसाब से समझ लीजिए केवल और केवल राजनीति या यूं कहें वोटों के लाभ के लिए पोषित और पल्लवित करती जा रही है, तो वो काम क्यों करेंगे? जबकि प्रधानमंत्री जी कहते थे कि ये अगर ये 140 करोड़ का देश है, अगर हर व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ेगा, देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। लेकिन आज की तारीख में उस बात का कहीं कोई समन्वय नहीं है। जो मेरे हिसाब से जो बोलते हैं वो करना चाहिए, जबकि जो बोलते हैं वो होता नहीं। जीएसटी लाए थे, कहा था इंस्पेक्टर राज खत्म कर देंगे, लेकिन आज उससे कितना बड़ा इंस्पेक्टर राज आया कि आप सोच नहीं सकते। हर व्यापारी डरा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये जो सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, इसका फर्क जरूर पूरा होना चाहिए, और विपक्ष को ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए जिससे जनता का भी कुछ भला हो। रमन जी, बिल्कुल ठीक बात है। निरंजन पोद्दार जी, हाँ रमन जी, जब सरकार ने जीएसटी लागू की थी तो जो टैक्स स्लैब लगाए थे 5%, 12%, 18% और सबसे ज्यादा 28%। 28% टैक्स स्लैब सरकार ने 28% टैक्स स्लैब में सरकार ने उन आइटमों को रखा जिन आइटमों को सरकार कहती थी ये सिन आइटम है, यानी कि या तो लग्जरी आइटम है और या एक गंदी आइटम है, कि यानी कि जो समाज के लिए हानिकारक आइटम है। तो उन आइटमों के ऊपर सरकार ने 28% का, मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आई कि 6 साल हो गए जीएसटी लागू हुए कि स्कूटर, मोटरसाइकिल और ये जो जितने भी टू व्हीलर हैं, ये कहां से सिन आइटम हो गई या ये लग्जरी आइटम हो गई। इनके पार्ट्स के ऊपर भी सरकार 28% जीएसटी ले रही है। जो एक किसान की, एक आम आदमी की, भाई मोटरसाइकिल पे, स्कूटी पे कौन चलता है? कोई अमीर आदमी तो चलता नहीं है। और जब निर्मला सीतारमण जी से इस बारे में पूछा जाए तो वो कहती है नहीं मैं तो कैब से चलती हूँ, मुझे नहीं पता क्या। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जब प्रधानमंत्री जी कहते थे कि प्रभावित पक्ष को शामिल करके हम अपनी योजनाएं बनाएंगे, तो कहां चला गया वो प्रभावित पक्ष? जो प्रभावित पक्ष है उसकी समस्याएं सुनेंगे तभी कहीं ना कहीं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी का बजट हो रहा है मंजी, ब्यूरोक्रेसी का जो बजट होता है वो ऐसे ही होता है कि एसी कमरों में बैठ करके बना दिया जाता है। उसके अंदर उनको पता ही नहीं होता कि सदर बाजार के अंदर, खारी बावली के अंदर, चांदनी चौक के अंदर 6x8 की दुकान के अंदर बैठ करके आदमी कैसे व्यापार कर रहा है। 2024 का बजट पेश किया, इसके अंदर आप मुझे बताइए दिल्ली के जो होलसेल मार्केट है, यानी कि चाहे आप इसके अंदर आप वॉल सिटी के जितने भी मार्केट है, ये सारे के सारे ना केवल पूरे देश के बल्कि इंटायर एशिया की सबसे बड़ी मंडियां हैं। सरकार ने कहीं कोई जिक्र किया इन मार्केटों के बारे में? निरंजन जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ रमन जी, मैं बात करूं? बिल्कुल। हाँ रमन जी, देखिए ऐसा है, राजनीति कितनी चतुराई और कितनी जादूगरी का खेल है। अभी तनवीर अहमद जी यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं उस बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। किसानों के लिए भी बात कर रहे हैं, नौजवानों के लिए भी बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम की भी बात कर रहे हैं, महंगाई की भी बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इनको भी दिखा दूं, आपकी जानकारी के लिए बताऊं तनवीर अहमद जी, जब से कर्नाटक में आपकी सरकार बनी है पिछले 15 महीने में 1182 किसानों ने आत्महत्या कर ली। एनसीआरबी के आंकड़े निकाल करके देख लेना, 1182 किसानों ने आत्महत्या कर ली कर्नाटक के अंदर। सरकार उनके एक के भी घर नहीं गई, राहुल गांधी जी किसी के एक कर भी घर नहीं गए। कहां गई आपकी संवेदनशीलता? रही बात पेट्रोल डीजल की, तो आपको मैं बता दूं, आपकी 3 राज्यों में सरकार है, कर्नाटक के अंदर, हिमाचल के अंदर और तेलंगाना के अंदर। तीनों राज्यों के अंदर, पूरे देश के अंदर सबसे महंगा पेट्रोलियम बिक रहा है। जैसे ही आपकी हिमाचल में सरकार बनी, सबसे पहले आपने पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ाया। जैसे ही 4 जून को लोकसभा चुनावों के परिणाम आए, सबसे पहले अगर कोई पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाने वाला राज्य था तो वो कर्नाटका था। तो कहने का तात्पर्य यह है तनवीर अहमद जी, हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि पर उपदेश सगुन बहु तेरे, तो दूसरों को उपदेश करना बहुत आसान है, लेकिन जब बात जनता की आती है, जब बात आपके यहाँ आती है, तो देखिए तेलंगाना में कितनी जो राज्य सरकार के अधीन जो रोजगार निकलते हैं वो कितने निकल रहे हैं, कर्नाटक के अंदर कितने निकल रहे हैं, हिमाचल के अंदर कितने निकल रहे हैं। एक बार आप रिकॉर्ड लेकर के बैठिए। तनवीर जी मेरी बात सुनिए, अभी मुझे दूसरे चैनल पे जाना है, बार बार कॉल आ रही है, किसी दिन दोबारा से डिबेट में आइए, मैं डेटा लेकर के आऊंगा। और तेलंगाना के अंदर जो आप किसानों का कर्जा माफ किया है, किसी किसान का 18 रुपया माफ हुआ है, किसी किसान का 27 रुपया माफ हुआ है। यानी कि मैं बता रहा हूं। चलिए, हमारे पास वक्त की कमी है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। निरंजन पोद्दार जी, संजीव वर्मा जी, तमजीद अहमद जी, जगदीश सिंह जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।